तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। राष्ट्रीय आय एक ऐसा टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। अगर इकोनॉमिक्स के हम कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करें जो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, उनमें से एक नेशनल इनकम, बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिमांड एंड सप्लाई। तो नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है भाई जो सब बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर नेशनल इनकम क्या होता है। तो आज हम क्वेश्चंस की हेल्प से, एमसीक्यूज की हेल्प से कुछ कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे जो आपके हर एग्जाम में बार बार आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको मैं नेशनल इनकम की, कि अगर मैं जो पूरे भारत की टोटल इनकम है, यानी भारत के जो नागरिक हैं जो जितनी इनकम पैसा कमा रहे हैं, अगर उनकी टोटल इनकम को ऐड कर दिया जाए तो हम उसको राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम बोलते हैं। तो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री मीन्स दैट्स द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ओवर अ ईयर। किसी देश की राष्ट्रीय आय का अर्थ उस देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में एक निश्चित अवधि के दौरान अर्जित कुल आय का योग है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक देश में 100 लोग रहते हैं, अगर उन 100 में से 60 लोग पैसा कमा रहे हैं, अगर उन सबकी इनकम को ऐड कर दिया जाए तो उस देश की क्या निकल आएगी? उस देश की इनकम निकल आएगी, राइट। लेकिन अगर हमने प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम निकालना हो, जब नेशनल इनकम को आप लोग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते चले। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए, उसका आकलन करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, क्योंकि राष्ट्रीय आय को निकालने के 3 मेथड होते हैं, एक एक्सपेंडिचर, एक इनकम मेथड और एक आपका, देखो, एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है प्रोडक्शन मेथड। हम उसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है मैट्रिक्स मेथड। यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर हम वो चीज ढूंढ रहे हैं कि जिससे नेशनल इनकम नहीं निकाला जा सकता। तो टोटल 3 मेथड है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, लेकिन कहीं पर मैट्रिक्स विधि का कोई नाम नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सी। देखो, एक बात ध्यान रखना भाई, जब हम लोग 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या जब हम लोग इकोनॉमिक्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, या जब मैं एसएससी के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ रहा हूं और मैं यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ रहा हूं, दोनों को पढ़ने का तरीका बहुत अलग है। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात 11th-12th में करोगे तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना आना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड से, इनकम मेथड से और प्रोडक्शन मेथड से, आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम निकाली जा सकती है। और तीनों ही मेथड से आप जब नेशनल इनकम निकालोगे सेम डेटा को लेकर, तो आपका आंसर एक ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान देता है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन कई बार आते हैं। एक तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन आपका पूछा है कि भारत की अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो नेशनल इनकम में वो कौन सा सेक्टर है जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है। तो राइट आंसर इज सर्विस सेक्टर। राइट आंसर इज सर्विस सेक्टर। तो करेक्ट आंसर इज यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्विस सेक्टर 100% करेक्ट होगा। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई वो कौन सा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर में, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में क्वेश्चन आता है। एग्रीकल्चर रोजगार में, एग्रीकल्चर रोजगार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन अगर जीडीपी या फिर नेशनल इनकम की बात करी जाए, या फिर जीडीपी या फिर नेशनल इनकम की बात करी जाए, तो एग्रीकल्चर सबसे कम कंट्रीब्यूशन करेगा किसके अंदर? राष्ट्रीय आय में। मैं आपको टेबल दिखाने वाला हूं एक, इस टेबल के बाद आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। हर सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा और उसके साथ साथ रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। आप यहां देख सकते हैं कि अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए, जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर कर रहा है, वहीं पर एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर कर रहा है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आएगा कि हमारे भारत में कौन सा सेक्टर एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा योगदान करेगा। आंसर इज प्राइमरी सेक्टर। हमारे देश में कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार में योगदान कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। और कौन सा सेक्टर जीडीपी, नेशनल इनकम में कर रहा है? टर्शरी सेक्टर, सेवाओं वाला, सर्विस सेक्टर। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया किसके द्वारा, हमारे भारत के अंदर ये जो डेटा निकाला जाता है नेशनल इनकम का, ये किसके द्वारा डेटा कंपाइल किया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस हर जगह एक क्वेश्चन आया है। अगर भारत में
राष्ट्रीय आय की, अगर भारत में राष्ट्रीय आय की बात करी जाए तो भारत में राष्ट्रीय आय निकालने का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को दिया गया है, और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आएगा, तो करेक्ट आंसर इज डी। 99% बच्चा इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि फाइनेंस कमीशन लगाकर आ जाएगा या फाइनेंस मिनिस्ट्री लगा के आ जाएगा, लेकिन वो आंसर गलत है। यहां पर हम डेटा की, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड स्टैटिस्टिक्स या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स या प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन आंसर होगा, और उसके अंतर्गत एक संस्था है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो भारत का नेशनल इनकम के आंकड़े निकालती है। ध्यान रखेंगे बात को। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, हु एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इंडिया, यानी कि भारत के अंदर ये जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं सबसे पहले किसने निकाले थे। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भारत के पहले नॉन किसी अर्थशास्त्री का नाम बताइए, कि जो भारत का पुराना अर्थशास्त्री जो बड़ा फेमस हुआ बंदा, उनका केवल एक ही नाम भैया, नाम है दादा भाई नौरोजी। नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अगर बात करी जाए तो इनकी एक बुक भी है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक के अंदर इन्होंने यह बताया कि किस प्रकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत का इकोनॉमिक और सोशल एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। साथ साथ अगर नेशनल इनकम को निकालने की बात हो तो भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम के आंकड़े दादा भाई नौरोजी ने ही निकाले थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के स्टार्टिंग के लीडर में से एक लीडर है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष रहे हैं। एक बार ये रहे हैं 1886 में, एक बार रहे हैं 1893 में, और एक बार रहे हैं 1906 में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ये नाम दिया है इस संस्था को, इस संस्था को नाम भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट, एक कहते हैं ना कि आप सेलिब्रिटी की तरह इनको बोल सकते हैं, पर्सनैलिटी की तरह बोल सकते हो। एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, विच इज डिडक्टेड फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट टू गेट नेशनल इनकम, यानी कि अगर आपको एनएनपी दिया हुआ है तो एनएनपी से नेशनल इनकम कैसे निकाली जाएगी। एनएनपी में आपको देखो बहुत सिंपल सी बात है, एनएनपी में आपको सब्सिडीज को ऐड करना है, यहां पर आपको सब्सिडीज को प्लस करना है और टैक्स को आपको माइनस करना है। एनएनपी आपका जब निकलता है डेटा, एनएनपी एमपी निकलता है, मार्केट प्राइस पर निकलता है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो डेटा में से आपको अगर आप सब्सिडीज को प्लस कर दो और टैक्स को माइनस कर दो तो आपका नेशनल इनकम निकल आएगा। तो राइट आंसर इज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा आपका। राइट, चलिए आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 2 क्षेत्र होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। आओ एक तरीका बताऊंगा, कहीं भूल हो गई नहीं। ये लिखा है माइक्रो और ये लिखा है मैक्रो, ठीक है। ये दोनों सेम लग रहे हैं, भाई बहन लग रहे हैं। तो MCRO एक दूसरे से कट गए। माइक्रो से निकला आई और मैक्रो से निकला ए। तो आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक। जब हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। वहीं पर जब आपसे मैं ए, यानी कि ए का मतलब है एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा। इसका मतलब होता है कि जब मैं होल इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें मतलब क्या होगा बच्चे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे बात को, माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र की पूरी अर्थव्यवस्था की बात यहां पर करी जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा है? जीडीपी पूरे भारत की बात करता है, इन्फ्लेशन पूरे भारत की बात करता है, अनएम्प्लॉयमेंट पूरे भारत की बात करता है। तो ए, बी और सी यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं किसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वाई डी इज करेक्ट?
सिंगल लिमिटेड मार्केट, सिंगल वर्ड लिखाओ, इंडिविजुअल लिखाओ, एक लिखाओ, तो आपका आंसर अपने आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलिए, नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, अरे भैया ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो राइट आंसर इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ, चलो आपको थोड़ा सा लिख देता हूं, एक कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ध्यान रखना, कभी कभी केवल इस इंडस्ट्री का, केवल इस मिनिस्ट्री की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, MOSPI, ध्यान रखेंगे इसको, राइट आंसर ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से। द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, देखो क्या बात है, हमेशा हम दो बात करते हैं, एक होती है रियल, एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, राइट। रियल जीडीपी का मतलब क्या है कि जब हम जीडीपी के असली सही आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम जीडीपी निकालते हैं तो हम रियल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को माइंड में रखकर, इन्फ्लेशन को, महंगाई को एडजस्ट करके निकालते हैं, राइट। नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता। सेम इसी प्रकार से अगर मैं आपसे वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड की बात कर रहा हूं कि भैया अगर नेशनल इनकम में इन्फ्लेशन की वैल्यू को एडजस्ट कर लिया जाए तो कौन सी निकलेगी, रियल नेशनल इनकम निकल जाएगी, रियल नेशनल इनकम निकलेगी। रियल जीडीपी के अंदर जैसे हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं, नॉमिनल में इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते, जो डेटा है वही रहने देंगे, इन्फ्लेशन को माइंड में रखकर नहीं चलेंगे डेटा को निकालते हुए। सेम इसी प्रकार से अगर मैं नेशनल इनकम में यहां पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहा हूं तो आंसर इज रियल नेशनल इनकम इज द करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, 9वां, मिक्स्ड इकोनॉमी से आप लोग क्या समझते हैं। इकोनॉमिक्स या टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में 3 प्रकार की होती है, एक आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, मिक्स्ड का मतलब होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था फॉलो करी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यस, करेक्ट आंसर ढूंढने का ट्राई करेंगे, को एग्जिस्टेंस ऑफ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बच्चे आपका 100% करेक्ट होगा। को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर कोई पॉइंट नहीं है, को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज कोई पॉइंट नहीं है, प्रमोटिंग बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ऐसा कोई मतलब नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से आप लोग क्या समझते हैं, ध्यान रखना हमेशा जब भी आप एनएनपी निकालोगे, एनएनपी हमेशा आपके मार्केट प्राइस एमपी पर निकलेगा, एमपी पर। फिर मार्केट प्राइस में से आपने सब्सिडीज को क्या कर देना है, सब्सिडीज को ऐड कर देना है और टैक्स को माइनस कर देना है। जब आप ये कर दोगे, अगर आपने एनएनपी एमपी में से सब्सिडीज को ऐड कर दिया, सब्सिडीज को ऐड कर दिया और टैक्स को माइनस कर दिया, तो आपका ये आंसर निकल कर आएगा कि इस पूरे फॉर्मूले का जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा एनएनपी एट एफसी की नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, तो यहां पर बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो नेशनल इनकम का मतलब यही होता है कि एनएनपी एट एफसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर, विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। भारत में एग्रीकल्चर की इनकम को निकालने के लिए हम कौन से मेथड के बच्चे यूज करेंगे। करेक्ट आंसर इज आउटपुट मेथड इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज आउटपुट मेथड इज द 100% करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आइए भाई 11 हो चुके हैं, 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमी। देखो हम पहले माइक्रो पढ़कर आए हैं, अब हम मैक्रो की बात कर रहे हैं। पहले हम माइक्रो पढ़ के आए हैं, अब हम मैक्रो की बात कर रहे हैं, राइट।
मैक्रो का मतलब क्या हो, जब हम पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, पूरे इंडिया के डेटा के बारे में बात करेंगे, तो हम मैक्रो के बारे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे देश के बारे में बात कर रहा हूं, जब भी मैं किसी भी पॉइंट पर पूरे देश के बारे में बात करूंगा, इट मींस मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इट मींस मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट होगा। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा, लेजिस फेयर। लेजिस फेयर एक अर्थव्यवस्था है। हमने क्या पढ़ा अभी कि भाई कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। उनमें से किसी एक को लेजिस फेयर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो लेजिस फेयर अर्थव्यवस्था सेकंड नेम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका ऑब्जेक्टिव केवल और केवल प्रॉफिट कमाना होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव केवल और केवल प्रॉफिट कमाना होता है, इसको लाइसेंस फेयर के नाम से जाना जाता है। राइट। तो इसी के साथ साथ हमारे नेशनल इनकम का ये वाला जो चैप्टर रहेगा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपको थ्योरी नहीं आती है और आप चाहते हो अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CGL, CHSL, अपकमिंग GD, MTS, अपकमिंग दिल्ली पुलिस। यहां पर आपको तैयारी करनी चाहिए बढ़िया तरीके से। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप SSC के महापैक के अंदर जुड़ सकते हो, आप CGL के महापैक के अंदर जुड़ सकते हो, आप CHSL के महापैक में जुड़ सकते हो, आप CGL CHSL के फाउंडेशन बैच के अंदर भी जुड़ सकते हो। यहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, ई बुक्स, क्लास में पढ़ाई गई सारी की सारी PDF, सब कुछ एक कोर्स में मिल जाएगा। अगर आप Y724 कोड लगाते हैं, अगर आप Y724 कोड लगाते हैं तो यहां पर आपको डेफिनेटली एक बढ़िया डिस्काउंट मिल जाता है और डबल वैलिडिटी मिल जाती है इस समय। तो भैया जी अभी ही जाकर महापैक में या जो भी आपने कोर्स में जुड़ना है, लाइव पैक में जुड़ना है, आप जाकर जुड़िए। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट ये रहेगा कि जो बच्चा Y724 कोड लगाकर किसी महापैक में या किसी लाइव बैच में, लाइव क्लास बैच में ज्वाइन करता है, आप सबको मेरी तरफ से एक ई बुक, आप सबको मेरी तरफ से एक ई बुक 100% फ्री मिलेगी उसी वक्त। राइट। लास्ट हमने लिया था मौर्य एम्पायर 15 मिनट शो में, उसकी PDF अपलोड हो चुकी है। जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। आपको ऐप के अंदर डेफिनेटली 100% आपको आज की भी क्लास की PDF मिल जाएगी। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।